हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आपकी व्यस्तता को थोड़ी और बढ़ाते हैं और आपके लिए आज एक नया क्वेश्चन लेकर आते हैं। क्वेश्चन आपका है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ये आज का टॉपिक है आपका। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर। और मैं हूं आपके साथ आपका सर राजीव सर। तो चलिए आज इस वीडियो को बढ़ाते हैं और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में समझते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता क्या है। सबसे पहले हम लोग इस टर्म को देखते हैं, टेलीस्कोप। व्हाट इज टेलीस्कोप? टेलीस्कोप क्या होता है भाई, पता है कि सबको? इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब कोई दूर का वस्तु है, जैसे मून, स्टार्स, प्लैनेट्स। चंद्रमा को देखना होगा, किसी प्लैनेट को देखना होगा। बाहुबली फिल्म तो देखे होइएगा ना, भल्लाल देव जो देखता है आंख के पास लगाकर ये इस तरीके से, कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई, देख लो कहीं भी। ये आपका दूरबीन, दूर के वस्तु को देखने के लिए, इसलिए इसको हम लोग दूरदर्शी बोलते हैं। ठीक है। ये होते कितने प्रकार के हैं? टेलीस्कोप मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। टेलीस्कोप मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? इसमें टॉप पे आपका आता है, यही आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दूसरा आता है आपका टेरेस्टेरियल टेलीस्कोप और तीसरा आपका होता है गैलीलियन टेलीस्कोप। ये तीन टेलीस्कोप के बारे में आपको जानना है। और इस तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट, अब तो इसको सिलेबस तो वैसे भी हटा दिया है, इसको तो पढ़ना ही नहीं है। मिरर वगैरह का इस्तेमाल करके जो गैलीलियो बनाया था, आप लोग जानते होइएगा। सर्वप्रथम दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो गैलीलियाई, यही टेलीस्कोप है वो। तो काफी ओल्ड मॉडल है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते, अपने सिलेबस से हटा हुआ है। अब इस दोनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। संभव है कि इस क्वेश्चन को इस साल रिपीट करें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सेम टाइप का ही होता है। तो अगर कोई बोलेगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आंसर करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज ए डिवाइस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे बोल दीजिएगा। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज एन optical instrument which is used to view the distant objects like moon, star, planets, etc. मतलब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक दूरदर्शी है, एक प्रकाशिक यंत्र है जो दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा, ग्रह या कोई भी दूर का वस्तु है, उन सबों को देखने के काम आता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, मिटा दो इसको। चलिए, अब ये होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। और इसके बारी बारी, जैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किया था ना हम लोग कंस्ट्रक्शन वर्किंग, यहां भी हम लोग बारी बारी से सीखेंगे इसका। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, बोले तो इसका बनावट। क्या है इसका बनावट? आइए जरा इस पर विचार करते हैं। इसमें भी दो लेंस लगे होते हैं। एक लेंस जिसका एपर्चर बड़ा है, फोकल लेंथ भी बड़ा है, और दूसरा जिसका एपर्चर छोटा है, फोकल लेंथ भी छोटा है। प्लेस्ड कोएक्सियली एट द टू एंड्स, करवा दिया।
ऑफ ए ट्यूब। तो इसमें हम लोग लैंग्वेज क्या देंगे, इट कंसिस्ट्स, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट्स टू कॉन्वेक्स लेंसेज, one has larger aperture and larger focal length, facing the object is called objective or object lens, and another lens has a small aperture and a small focal length, keep close to eye, is called eyepiece or आई लेंस। तो दोनों का नाम क्लियर हो गया। आर प्लेस्ड एट द टू प्लेस्ड कोएक्सियली एट द टू एंड्स ऑफ ए ट्यूब। द टू लेंसेज आर एडजस्टेड बाय रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट टू व्यू टू फोकस द ऑब्जेक्ट। तो दोनों लेंसेज को हम लोग किसी ट्यूब के एंड पे लगा देते हैं और उस ट्यूब को हम लोग आगे पीछे सरका सकते हैं। इसका मेन ढांचा आपका इस प्रकार का आता है। इस ढंग का, इसी को अपन लोग आगे पीछे है ना, आगे पीछे करके अपने हिसाब से इमेज को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये बात आ गया समझ में। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट्स ऑफ two convex lenses, one lens has large aperture, large focal length, facing the object is called objective or object lens, and another has a small aperture, a small focal length, keep close to eye is called eyepiece or eye lens. The two lenses are kept placed जो भी लिखिए at the two ends of a tube, and the lenses are adjusted to view the object by rack and पिनियन अरेंजमेंट। तो लैंग्वेज बस जो आप माइक्रोस्कोप का लिखे थे ना, माइक्रोस्कोप का जो लैंग्वेज है दोनों का एक याद कीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो दोनों को मिला के अपना लैंग्वेज आप कमांड कर सकते हैं, ताकि कोई भी पूछेगा दोनों में से तो उसको हम बना सके। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग आते हैं इसका वर्किंग, ये काम कैसे करेगा। तो आगे देखते हैं। इसको काम करवाने के लिए भाई एक तो काम करना होगा, इसका इमेज पहले बना लो। ठीक है, और इस इमेज पर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा, पता है आपको। और इसी के पैरेलल रे ऑफ लाइट को हम लोग पास करवा देते हैं। इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O1 है, इसका ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं O2 है। अब इस लाइन के पैरेलल लाइंस हम लोग खींच देते हैं और सबको मिला देते हैं कहां पे, उसी ऑब्जेक्ट पे। यही कोई आपका थोड़ा तिरछा हो गया, इसको सीधा करके यहीं पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है ए बी दुरुस्त रखा हुआ है, जिसका रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज बनता है। कहां पर, FO पर। FO बोले तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस या ऑब्जेक्टिव, FO पर बनता है। नाम इसका देते हैं A' B', थोड़ा छोटा लिख जाता है पिक्चर में, थोड़ा सा उसको जूम करके आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका FO हो गया। ठीक, तो ये इमेज आया ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट, और इसका इमेज बनाया कहां पर, फोकल प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस A' B'। आपको कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, दो मिरर हो, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दो लेंस हो, उसमें से एक के द्वारा बनाया गया इमेज दूसरे के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। दूसरे के लिए क्या करता है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरणें यहां से जाएंगी आई पीस वाले पर, ऑप्टिकल सेंटर से भी गुजरेंगी। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से जो गुजरेगा वो तो अनडिफ्लेक्टेड पास कर गया, ये कहीं कहीं टकराता है ये, और यहीं पे आपका फोकस हो गया FE, फोकल लेंथ FE, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस UE, और
इमेज यहां आके टकराया है या कहीं जहां भी टकराएगा वहीं पे दिखा देंगे, है ना। ये आपका A डबल डैश B डबल डैश, क्लियर है। इमेज आपका A डबल डैश B डबल डैश। ओवरलैप कर जा रहा है भाई, इसको इधर बना देते हैं। FO फोकल प्लेन पर बना ऑब्जेक्ट लेंस के। ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। आई पीस वाले के लिए तो UE से दिखा दिए, ठीक है। इसका फोकस से पास करेगा तो FE से दिखा दिए। और ये आपका हो गया इमेज का डिस्टेंस VE, जो कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बना, ठीक है। समझ में आया बात। आइए इसका कंस्ट्रक्शन फिर से देखते हैं। कंस्ट्रक्शन देख लिया, इसका वर्किंग देखते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट AB is placed at infinity, then its real, inverted and diminished image, छोटा image A dash B dash is formed at the focal plane of the object lens. Clear? Object lens के फोकस से बनता है। The image A dash B dash acts as an object for the eyepiece. eyepiece के लिए अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा देन इट्स, मतलब इसको अरेंज करते हैं हम लोग। देखिए FE है ना, अंदर में आ जाएगा यहां पे FE, तो फोकस के अंदर आ गया। देन इट्स वर्चुअल इरेक्ट एंड इन लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही साइड में बना A double dash B double dash. The two lenses are adjusted by rack and pinion arrangement to view the image at the least distance of distinct vision for refracting vision or infinity for the normal vision. अगर इसको हम लोग आगे पीछे कर दें वो आपको बताएंगे आगे हम, है ना। वो इन्फिनिटी पे इमेज कैसे बनेगा वो आपको हम आगे बताएंगे। फिलहाल लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनवा दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो इसका वर्किंग भी आ गया समझ में। अब मेन क्या होता है, इसका मेन होता है मैग्नीफाइंग पावर, ये सबसे मेन है। तो हम लोग क्या किए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बता दिए। इतना पहले रिवीजन करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू व्यू द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक मून, प्लैनेट, स्टार्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक खगोलीय दूरदर्शी है जो दूरस्थ वस्तु को देखने के काम आता है। एक प्रकाशिक यंत्र है जो दूरस्थ वस्तु को देखने के काम आता है, जैसे चंद्रमा, ग्रह, कोई और भी दूर का होगा, पर्वत, पहाड़, कुछ भी। अब दूर का वस्तु देख सकते हैं इससे, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट्स ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक का एपर्चर बड़ा होता है, फोकल लेंथ भी बड़ा होता है। वन हैज लार्ज एपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ फेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है, इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट लेंस। एंड अनदर लेंस हैविंग स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल एपर्चर कीप क्लोज टू आई। यहीं पे आंख है भाई, देख लो, यहीं पे भल्लाल देव आंख लगा के देखता है वह इसको, बाहुबली को आते हुए, है ना। उसके बेटा का गर्दन लेके आ रहा है, बताइए कोई तरीका है, खाली हिंसा दिखाता है सिर्फ, ठीक ना। तो आंखों के पास होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई पीस बोलते हैं। द टू लेंसेज आर एडजस्टेड बाय द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट टू व्यू द इमेज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर द रिफ्रैक्टिव विजन और एट इंफिनिटी फॉर नॉर्मल विजन। ठीक बात है। तो ये इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। वर्किंग में आते हैं तो वर्किंग, लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी whose image A dash B dash is formed, whose real, inverted and diminished image is formed at the focal plane of objective or object lens after refraction. The image A dash B dash acts as an object for the eyepiece whose virtual, erect and enlarged image is formed on the same side of the lens.
फिर से वही लाइन रिपीट कर देंगे, द टू लेंसेज आर एडजस्टेड बाय द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट टू व्यू द इमेज एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर रिफ्रैक्टिंग विजन और एट इन्फिनिटी फॉर द नॉर्मल विजन। इन्फिनिटी का पिक्चर हम बना के दिखाएंगे अभी इसी में, है ना। ये जो काम कर लिया हम लोग। मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा जिस पर आपको नंबर भी देगा वो है आपका मैग्नीफाइंग पावर, जिसको हम लोग एम से दिखाते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का कैलकुलेशन आपको बताना होगा, इसी पर आपको, अदरवाइज पिक्चर के अकॉर्डिंग कुछ लाइन बढ़ा के कुछ लाइन घटा के तो लिखा जाएगा, लैंग्वेज लिखे, पिक्चर ही बन ही जाएगा। एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे और पिक्चर के अकॉर्डिंग ही लैंग्वेज लेके चलेंगे तो वो आपका लिखा जाता है। मैग्नीफाइंग पावर को थोड़ा सा ध्यान में रखने का होता है। क्या रखना होता है इसमें सर? हम सभी लोगों को पता है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग एम से दिखाते हैं, ठीक है। एम क्या होता है? द एंगल सबटेंडेड, द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, एंड द इमेज at the eye when both are lies at the least distance of distinct vision। मतलब प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाए गए कोण का अनुपात जब दोनों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, जब प्रतिबिंब और वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, तब प्रतिबिंब के द्वारा आंखों पर बनाया गया कोण तथा वस्तु के द्वारा बनाया गया आंखों पर कोण क्या कहलाता है? आवर्धन क्षमता, बोले तो मैग्नीफाइंग पावर कहलाता है। ठीक बात है, इतना बात आप लोग को पता होगा अच्छे से। चलिए अब यहां हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाया और इमेज कितना एंगल बनाया। तो ऑब्जेक्ट ये है, ये एंगल बनाया, देखो मार्कर बदल के लिखते हैं, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है। इमेज फाइनल ये वाला इमेज का एंगल हम लोग मान लेते हैं कि बीटा है। तो मैग्नीफाइंग पावर एम बराबर लिखते कितना है? मैग्नीफाइंग पावर होता है बीटा बाई अल्फा। ठीक, अब यहां से हम लोग ले सकते हैं फॉर स्मॉलर एंगल्स tan थीटा लगभग बराबर थीटा 10 m इज इक्वल टू tan बीटा बाई tan अल्फा। यहां तक तो कंपाउंड वाले में भी लिखे थे, तो सब दोनों का सेम पैटर्न है भाई, कोई विशेष है, थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है भाई? अल्फा बीटा का वैल्यू सब। तो बीटा के सामने क्या है? देखो तो बीटा के सामने का परपेंडिकुलर क्या है सर? ए डैश बी डैश है। वेरी गुड। बेस क्या है? O2 ए डैश है क्या? यस सर, O2 ए डैश है। वेरी गुड। अल्फा के सामने का परपेंडिकुलर कितना है? अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर कितना है इस बार? ए डैश बी डैश। और बेस कितना है? बेस है आपका O1 ए डैश। पिक्चर के अकॉर्डिंग अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए ए डैश बी डैश तो कटिए गया ना, बच कितना गया? तो बच गया सर m बराबर, सबसे नीचे वाला गया ऊपर, तो O1 ए डैश डिवाइडेड बाई O2 ए डैश। कोई दिक्कत? अब जब वैल्यू सबका लिखिए दिए हैं पिक्चर के अकॉर्डिंग, उसको लैंग्वेज में लेके चलना नहीं पड़ता है ना। तो पिक्चर के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दिया, देखो तो भैया कितना है? O2 ए डैश सर, O2 ए डैश, सॉरी O1 ए डैश, पहले O1 ए डैश ना, ऊपर में O1 ए डैश है, तो O1 ए डैश ये दूरी कितना है? फोकल लेंथ FO, तो FO। ठीक, चलिए ए डैश O2 या O2 ए डैश, O2 ए डैश ये कितना है? ये है UE। साथ में क्या लगा देंगे? माइनस साइन। क्यों सर माइनस साइन क्यों लगा दिए भैया? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज उल्टा है, उल्टे इमेज के लिए लिनियर मैग्निफिकेशन तो माइनस में लेते हैं ना, इसलिए माइनस लगा देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। तो यहां से m कितना आ गया? m आ गया माइनस FO बाई UE। क्या इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले? अब यहां से अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर
eyepiece, we have eyepiece, we have 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ये मत कहना कि नहीं पता सर हमको, लेंस के लिए फॉर्मूला कंपाउंड वाले में कल ही बताए थे, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। यहां भी लेंस का तो यही होता है ना, मिरर के फॉर्मूला में 1 by v प्लस 1 by u होता है इज इक्वल टू 1 by f, और लेंस वाले में 1 by v माइनस 1 by u इज इक्वल टू 1 by f। ध्यान में होगा आपको, तो इसको लिख लेंगे। अब लगा दो 1 बटा VE माइनस 1 बटा UE। अब उस साइड में है, कल ही बताए थे UE और VE दोनों इसी साइड में है ना, तो अगर इस साइड को हम लोग प्लस में लेते हैं तो उस साइड का फोकस किस में लेंगे भाई, उस साइड का फोकस माइनस में लेंगे। लगा दिया माइनस। समझ में आया बात क्या, कि इमेज ऑब्जेक्ट द आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में है तो साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन फोकस तो उस साइड में है, फोकस उस साइड में है तो माइनस FE लगा देंगे। ठीक, चलिए माइनस लगा दिया, उस साइड में एक साइड का प्लस लिए तो उस साइड का माइनस ले लिए। अब यहां से सिंस VE बराबर तो D लेना है ना सर, तो क्या लिखेंगे 1 by D, तो नीचे ज्यादा हो गया, इधर लिख देते हैं 1 by D माइनस 1 by UE इज इक्वल टू माइनस 1 by FE। हाँ कि ना, कुछ नहीं किए भाई, VE के जगह पे कैपिटल D लगा दिए। क्लियर, चलिए अब इसको उधर ले चलिए, इसको इधर ले आइए, उधर वाला अकेला पड़ेगा तो इसको पहले लिखते हैं, तो 1 बटा UE इज इक्वल टू 1 by D प्लस 1 by FE। हाँ कि ना, होगा होगा। इसको उलट के भी लिख सकते थे, कोई बात नहीं, तो 1 बटा UE लिख सकते हैं। देखो तो 1 बटा FE कॉमन ले लिए, तो 1 बटा FE के जगह पे 1 प्लस, इसमें तो FE है ही नहीं, तो FE बाई D लिख सकते हैं। किसके जगह पर, 1 बटा UE के जगह पर लिख सकते हैं। लिख दिए, समझ में आया सब लोग। अच्छा फिर समझा देंगे। अब यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देख लो भाई फर्स्ट इक्वेशन, m इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस FO 1 बटा UE का वैल्यू बाई FE 1 प्लस FE बाई D, हो गया आपका आंसर कंप्लीट। समझ लेते हैं फिर से, कोई बड़ा बात नहीं था। 10 बिट्टा मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू बिट्टा बाई अल्फा, एंगल सबटेंडेड बाई इमेज बाई एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट। फॉर स्मॉलर एंगल्स क्या लिखते हैं, tan थीटा लगभग बराबर थीटा के लिखते हैं, इसलिए m बराबर बिट्टा के जगह पर क्या हो सकता है, tan बिट्टा, अल्फा के जगह पर tan अल्फा। tan बिट्टा का वैल्यू बिट्टा के सामने परपेंडिकुलर a डैश b डैश बेस O2 a डैश, tan अल्फा अल्फा के सामने परपेंडिकुलर a डैश b डैश बाई बेस O1 a डैश, O1 a डैश, a डैश b डैश कट जाएगा, a डैश b डैश कट जाएगा, बच के सबसे नीचे वाला चला गया सबसे ऊपर, तो m बराबर हो गया O1 a डैश बाई O2 a डैश। अब O1 a डैश कितना है, पिक्चर में पता था हमको, O1 a डैश, O1 a डैश तो फोकल लेंथ था, ये वाला फोकल लेंथ, आप मार्कर बदल के दिखाते हैं, ये वाला फोकल लेंथ। ठीक, तो डाल दिया वैल्यू। चलिए अब O2 a डैश क्या था, O2 a डैश ये आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, ये वाला UE, तो UE को लिख दिए, इसको मान लिए समीकरण नंबर 1। अब क्या करते हैं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर आईपीस, आईपीस के लिए लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो पहले लेंस फॉर्मूला होता क्या है, इसको लिखेंगे पहले, तो 1 बटा V माइनस 1 बाई U इक्वल टू 1 बाई F, पता है सब लोगों को। ठीक है, अब वैल्यू डाल दो, V की जगह क्या लिखेंगे VE, क्योंकि आईपीस का काम कर रहा है ना, U की जगह UE, सेम साइड में है, साइन चेंज नहीं होगा, फोकस उस साइड में है तो साइन बदल जाएगा, 1 बटा FE। अब चूंकि VE बराबर कितना लेना है, VE बराबर D लेना है सर, तो ले लो ना 1 बटा D,
1/d माइनस माइनस 1/ue बराबर माइनस 1/fe। अब इसको इधर ले गए, उसको उधर ले गए, तो 1/ue क्या हो जाएगा? 1/d प्लस 1/fe। अब fe को कॉमन ले लेते हैं, 1/fe को कॉमन लेते हैं, तो 1/fe की जगह हो जाएगा 1 और d के साथ ऊपर में fe का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में डालते हैं, तो माइनस FO और 1/UE का वैल्यू 1/FE, 1 प्लस FE/d। तो हम लोग का मैग्नीफाइंग पावर यहां से निकल जाता है। ठीक बात है, यहां से क्या निकल गया? मैग्नीफाइंग पावर निकल गया। ठीक, इस क्रम में ये आपका कौन सा विजन हो गया? ये आपका हो गया रिफ्रैक्टिंग विजन। कौन सा हो गया? रिफ्रैक्टिंग विजन। ठीक, हालांकि आंसर कंप्लीट है आपका, आपके नॉलेज के लिए भी थोड़ा सा बताते हैं। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग विजन। इसमें अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब पूछ दे, लेंथ ऑफ द ट्यूब L बराबर कितना होना चाहिए भाई? तो FO तो होना ही चाहिए पहले फोकल प्लेन वाला, और ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच भी कुछ दूरी होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा आपका FO प्लस UE। अब चाहिएगा तो UE का वैल्यू भी यहां पे डाल के आप इसका लेंथ इजीली निकाल सकते हैं, नहीं भी निकालिएगा कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया बात? रिफ्रैक्टिंग विजन में लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक, अब इधर से हटाते हैं और एक और बात सिखाते हैं आपको। जब ये टॉपिक चला रहे कि डिटेल्स थ्योरी पढ़ाएंगे क्लास में, लोग पढ़े भी होंगे। अब यहां से आपको दिखाते हैं कि अनंत पर बनेगा तो क्या होगा। कल्पना कर लो भाई, अनंत पे कब बनेगा? जब FO और FE मर्ज हो जाए, यानी कि इमेज A डैश B डैश O2 के फोकस पे आ जाए। फोकस पे आएगा तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट अनडिफ्लेक्टेड पास किया, और फोकस से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरने वाला रे ऑफ लाइट फोकस के। ये दोनों कभी मिलता ही नहीं है भाई, ये दोनों कभी मिलेगा ही नहीं। जब नहीं मिलेगा तो इमेज कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। ओ, यानी कि अनंत पर बनाने के लिए, अनंत पर इमेज को बनाने के लिए क्या करना पड़ा? UE को FE करना पड़ा। नहीं, आपको ध्यान में होगा ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे है, किसी लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे है, तो उसका इमेज कहां बनता है? अनंत पर बनता है। तो अगर इमेज A डैश B डैश आई पीस के फोकस पर आ जाए, तो फोकस पे आएगा तो इसका इमेज कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। बनेगा बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हम लोग पहले UE लेके चल रहे थे, एडजस्ट करके एडजस्ट किए, तो अब कहां पे आ गया? आगे पीछे करके उसको तो फोकस पर ले आए, और जब फोकस पर ले आए तो मैग्नीफाइंग पावर समीकरण 1 से, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहीं से इक्वेशन फर्स्ट से मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू माइनस FO और UE की जगह पर FE। तो अनंत पर अगर बनेगा तो इतना लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, इसमें लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हो जाएगा? ये तो बड़ा आसान है सर, FO प्लस FE। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब हो गया FO प्लस FE। आंसर हो गया समाप्त। आंसर यहीं पे आपका समाप्त है, इतना लिख दीजिएगा 5 में 5। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए, कुछ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों से शेयर करके उन्हें भी इस नॉलेज का, इस कॉन्सेप्ट का, इस एक्सप्लेनेशन का लाभ उठवाने दीजिए, क्योंकि दोस्त दोस्त के ही काम आता है। ठीक है, ठंड भी ज्यादा है, ठंड से बचते हुए हम लोग आंसर्स को तैयार करेंगे। और आप देख ही रहे हैं कि मैं हर दिन आपके लिए एक नए क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहा हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। जितना अच्छा तैयारी करेंगे, एग्जाम में नंबर भी तो उतना अच्छा आएगा।
और अच्छा नंबर आएगा तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, है ना। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।